राकेश शेट्टी जी आपके पास आते हुए, क्या अब भी वो लोग उनके घरों पर पत्थर बरसाएंगे जिनके घर खुद शीशे के हैं? नमस्कार सभी को। और सबसे पहली बात, आपने जो सवाल पूछा, आपका ये मानना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इसलिए तो 2014 में और 19 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकार मिली। अब सरकार मिलने के बाद भी आप रो रहे हो, नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, मनमोहन सिंह ने नहीं किया। अरे तो फिर मुंह धो के आइए और काम करिए। एलपीजी सिलेंडर का भाव कांग्रेस के समय में 410 रुपया था, आपने 903 पे ले आए। पेट्रोल का भाव 71 रुपीज था, उसको आप 97 पे लेके आए। 55 था डीजल का भाव, आप 90 पे ले आए। मस्टर्ड ऑयल का भाव 90 रुपया था, आप 143 में यहाँ लेके आए। आटा का कीमत 22 रुपया था, उसको 35 पे लाए। दूध का कीमत 35 रुपया था, उसको 60 पे लाए। मोदी जी को तो रुमाल देना चाहिए। आप रोइए और ये कहिए मेरे को सरकार चलाना नहीं आता, जो कुछ हुआ कांग्रेस ने किया, मैं तो रोने के लिए बैठा हूं भाई। मुझे आपने 14 और 19 पे लाया, ये देखिए 10 साल पुराना रिपोर्ट कार्ड। अरे शर्म आनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए बहुमत मिला है, सरकार चलाइए, नौटंकी क्यों कर रहे? और हमारे पास तो जो आज कह रहे ना काला टीका लगाया, प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए। पार्लियामेंट पे आते उसको भी इवेंट बनाते हैं। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, उसके ऊपर जवाब कौन जिम्मेदार? नेहरू जी जिम्मेदार। आतंकवादी हमले बढ़ रहे, कौन जिम्मेदार? राजू जी जिम्मेदार। अरे भैया, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे या अपने पूर्वजों को ही बोलते रहेंगे? तो ऐसी सरकार नहीं चलाई जाती। आपको बहुमत मिला है, आप बोलिए ना कांग्रेस नालायक थे। आप तो लायक हो, आप चला के दिखाइए। क्यों नहीं दिखा रहे? इसलिए आप लायक नहीं है। आपको हर चीज इवेंट करना है, और इवेंट करने से देश नहीं चलती है। और अच्छा, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल आप अपोजिशन को ऊपर आरोप लगाते थे भ्रष्टाचारी। पूरा लाइन से लिस्ट है, जितने लोग भ्रष्टाचारी थे, ईडी का नोटिस सबको आपने ले लिया। इसके ऊपर जवाब दीजिए। बढ़िया बातें कही हैं आपने। वैसे सर यासिर जिलानी जी, अब जिस तरीके से जवाब दिया गया है राकेश जी की तरफ से, अब उनकी 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 शैली में, उनकी बोली में कितनी गंभीरता थी, इस पर मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं सीधे सीधे आज आंकड़ों पर रहना चाहती हूं। और इन आंकड़ों के जरिए अगर ये कह रहे हैं राकेश शेट्टी जी कि भाई आपको मौका मिला है, आप सरकार चलाइए, तो क्या वो इस वक्त आपको आशीर्वाद ये भी दे रहे हैं जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने दे दिया कि 2024 में भी आप ही सरकार बनाइएगा और आप ही चलाइएगा? ये जो तमाम आंकड़े हैं, इसमें इन्फ्लेशन का जिक्र है, इसमें जीडीपी पर कैपिटा का है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का है, इनडायरेक्ट टैक्स रेट का है, नंबर ऑफ स्टार्टअप्स है, हार्वर्ड इकोनॉमिक्स कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। ये तमाम वो आंकड़े हैं जिसमें आप ग्रेटर देन नजर आते हैं, यानी कि आपकी सरकार में इसमें बढ़िया काम हुआ। लेकिन उसके बावजूद भले ही प्रधानमंत्री मोदी ने ईडी द्वारा की जा रही कार्रवाई को सरकार के सर का ताज बनाया हो, लेकिन विपक्ष के पास ये मुद्दे अभी भी जीवित हैं। फिर चाहे आप कितना भी इनको एड्रेस कर लीजिए, इस पर आंकड़े आप कितना भी रख दीजिए, विपक्ष के पास ये मुद्दे बरकरार हैं। और शायद इसके अलावा विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा है नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि आज हम श्वेत पत्र पे चर्चा, आपने विस्तार से विस्तृत सारी बातों को रखा, लेकिन जब कांग्रेस से आपने सवाल किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, जो उनके अल्फाज थे वो अनपार्लियामेंटेरियन थे। ये बौखलाहट है, हताशा है, निराशा है। हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से आर्थिक जो व्यवस्था थी 2014 से पहले यूपीए की सरकार के दौरान, उसका कुप्रबंधन हर सेक्टर में, कोई ऐसा सेक्टर, आपने खुद डिटेल में बताया है कि कितनी हालत उस वक्त चरमराई हुई थी, उस पे श्वेत पत्र आ रहा है। और श्वेत पत्र को कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए कि इसमें कोई किसी तरह की, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, जिलानी साहब सुन पा रहे हैं। श्वेत पत्र में किसी तरह की जो बात रखी जाएगी वो सच आधारित होती है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता को समझना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ताओं के हालात ऐसे हो गए कि रटी रटाई चीजों को आके, कि हमने अगर पब्लिक ने हमें हटा दिया, आपको लाए, तो हमने वो काम किया है जो आज भारत के लोग ही नहीं सराह रहे हैं, दुनिया देख रही है भारत की तरफ। भारत जिस तरीके से विकास के, प्रगति के पथ पे चल रहा है, दुनिया उसकी को लोहा मान रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ
देश भारत के नेतृत्व के साथ खड़े होने के लिए उत्सुकता से देख रहे हैं। मैं आपने जिन जिन सेक्टर की बात करी, आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरफ कहां जा रही है, कभी क्या यूपीए सरकार के वक्त या कांग्रेस ने सोचा था कि किस प्रगतिशील हमारी जो प्रगति हो रही है, लोग हम मजबूत हो रहे हैं दुनिया में, उस पे हम चर्चा करने की बात कर रहे हैं। और आपका जो पूरा कार्यकाल था उसमें जो गड़बड़ झाला हुआ था, उसमें जो घोटाले हुए थे, जिस तरीके से आपने सारे कार्यक्रमों को घोटाले और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी थी, उस पे जनता तक ले जाना हमारा कर्तव्य है और वही श्वेत पत्र का आधार है। और उसी आधार पे कल सारी बातें आपके सामने आएंगी। ठीक है, कल इस पर चर्चा होगी। आज तो श्वेत पत्र रख दिया गया है बिल्कुल, और उसमें काफी डिटेल्स है, समय भी दे दिया गया है कि भैया चर्चा में शामिल होइए, अपनी तरफ से भी बताइए कि आपको इस पर ऑब्जेक्शन क्या है। लेकिन प्रोफेसर भुवन भास्कर, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भुवन भास्कर जी, ये मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि संसद में जो कहा जाता है वो कितना फैक्टफुल रहता है। इसको लेकर मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। ये सब जानते हैं कि श्वेत पत्र क्यों जारी होता है, कब कब कर सकता है, इसकी लीगैलिटीज क्या है और क्या नहीं है, इन सब पे ना जाते हुए, लेकिन ये तमाम आंकड़े जब सामने रखे गए तो ये कंपैरिजन तो होगा। और ये सीधा सीधा संसद के माध्यम से क्या 140 करोड़ भारतीयों के साथ संवाद नहीं किया गया है कि हमने 10 साल में देश को कहां से कहां तक पहुंचाया, और अगर पिछले 10 साल का आप कंपैरिजन करेंगे और आगे ऐसा कोई बदलाव होता है तो देश की स्थिति होगी क्या? देखिए पूर्णिमा जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण, कानून का विद्यार्थी होने के कारण, जितना मेरा अध्ययन क्षेत्र, जितना मेरा 29-30 साल का राजनीतिक सामाजिक जीवन है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो सरकार का, किसी भी सरकार का जो वापसी होती है वो होती है केवल उसके कार्यों के आधार पर, जो जनता से किए उसके वादे के आधार पर होती है। यूपीए का क्या कार्यकाल रहा, कुछ ना कुछ कभी नहीं होगी कि आज सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथी है प्रवक्ता जी, उनकी मैं बात को सुन पा रहा था, जो उनका निबंध था मैं सुन पा रहा था। मैं तो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मेरे 5-6 क्वेश्चन है जिन बातों को लेकर वो लोग जनता की अदालत में गए थे, उनमें क्या क्या स्टैंड रहा, क्या क्या जनता ने झेला है, मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रति वर्ष आएगी, 20 करोड़ नौकरी का हिसाब दीजिए, और आज स्थिति क्या है मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इजराइल हमारे युवकों को, युवतियों को नौकरी के लिए भेजा जा रहा है, एक प्रदेश जिसमें कि युद्ध की स्थिति हो, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो फेल है उनको नौकरी देने में। मैं पूछना चाहता हूं इनके जितने सांसद हैं, जिलानी साहब आपकी बात का जवाब दें, आपकी बात का जवाब दें, लेकिन एक सेकंड जिलानी साहब, जिलानी जी एक सेकंड, मुझे बहुत हैरानी होगी, बस एक सेकंड रुकिएगा। लेकिन भुवन भास्कर जी, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और क्योंकि आप इतने एक्सपर्टीज हैं इसीलिए आप इसको खुद क्लेम करते हैं। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब जब सरकारें गिरी तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। 2014 में जो बदलाव आया, वो बदलाव क्यों आया? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आया। 2019 में भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा विपक्ष के पास उठाने के लिए था नहीं। 2024 आते आते आपने क्या मुद्दा लिया? महंगाई का मुद्दा लिया। उसको एड्रेस क्या प्रधानमंत्री ने खुलकर नहीं किया? उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पहले महंगाई कैसी थी, आज महंगाई कैसी है। मैं कहती हूं कि आपको महंगाई के आंकड़े नजर नहीं आते क्या इस श्वेत पत्र में? आपको बाकी जिन एक एक करके डिटेल्स, आप स्टार्टअप्स की बात करिए, सब मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, प्रोडक्शन की बात करिए, इन्वेस्टमेंट की बात करिए, ग्लोबली आप देखिए कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए कि इंडिया हब बनकर सामने आ रहा है। आपको ये सब नजर नहीं आता, या आप इसको नजरअंदाज करना चाहते हैं, या भारत की विकास गाथा को आप जानते बूझते हुए इग्नोर करने की स्थिति में इस वक्त हैं, क्योंकि मुद्दा हमको राजनीतिक बनाना है? पूर्णिमा जी, देखिए जो मैं मुद्दा उठा रहा हूँ वो इस देश के नौजवानों का मुद्दा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक जो प्रदेश, एक देश है जिसमें युद्ध की स्थिति है, हमारा नौजवान फिर डिरेल हो गए आप भास्कर जी, फिर डिरेल हो गए आप, डिरेल हो गए। वापस आ जाइए इन मुद्दों पर, जिन मुद्दों को आज श्वेत पत्र में शामिल किया गया है। अगर आपके पास इसको लेकर काउंटर है सर, इसको लेकर अगर काउंटर है तो प्लीज रखिए सर, मैं उसको सुनना चाहती हूँ। आज मैं उसी विषय पे कहना चाह रहा था, लेकिन मुझे बहुत मैं रोकना चाहूंगा। आपने भारतीय जनता पार्टी को, मैडम पूर्णिमा जी सॉरी टू से, आपने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। मैं इनको महिलाओं की बात बताना चाहता था। मेरी बात भुवन भास्कर जी, मैं कह रही हूँ कि श्वेत पत्र पे चर्चा कीजिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट पे करिए चर्चा। आज पूरा 1 घंटा समर्पित है उस पर। अभी मुझे युद्ध के क्षेत्र की बात नहीं करनी है सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर क्या ये जितनी भी बातों का जिक्र किया गया, ये सब भारत देश में होते हुए पिछले 10 साल में नजर नहीं आए क्या?
ये सब झूठ है मैं- क्या? जो आंकड़े सदन में रखे गए ये गलत है क्या? गुमराह करने की कोशिश की गई क्या 140 करोड़ भारतीयों को? अगर हाँ तो बताइए। मैं वही कहना चाहता, भारतीय जनता पार्टी 2014-2019 में जो 140 करोड़ की जनता ने जो मुद्दे पे लेकर इनको सरकार को बनाने का मौका दिया था, इनमें सरकार सभी मोर्चों पर फेल हो चुकी है। मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने बेटी को इजराइल भेजने का काम कर रहे हैं क्या? ये वो गरीब लोगों को बच्चे ही वहां पर युद्ध क्षेत्र में जाएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मणिपुर की घटना घटी, क्या वो इस देश के हमारी जो मातृशक्ति है उनके लिए अच्छा विषय है? जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ इस भारतीय जनता पार्टी की डबल सरकार में, वो एक अच्छा विकास है? या मैं पूछना चाहता हूँ, जो बहुत हुई महंगाई की मार कह के ये लोग आए थे, उसका क्या हुआ? आज देखिए महंगाई की हालत क्या है।